अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, शहर कायद कराची जहां बहुत सारे मसाइल का शिकार है, बहुत सारे इंतज़ामी उमूर में जहां गड़बड़ है, वहीं हम देखते हैं कि शहर के अंदर जो माहौलियाती आलूदगी है, जो सफाई सुथराई का निज़ाम है और जो वेस्टेज का निज़ाम है, घरों से निकलने वाला वेस्टेज हो, इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला वेस्टेज हो, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कराची शहर का कचरा एक तो उठता नहीं है और दूसरा जहाँ ये कचरा, चाहे घरों का कचरा हो या कारखानों का कचरा हो, केमिकल्स हों, इन्हें जहाँ जाना चाहिए वहाँ ये नहीं जाता। और यही वजह है कि कराची की जो मशहूर नदियाँ हैं, अगर हम बात करें लियारी नदी और मलीर नदी की, तो कराची भर का वेस्टेज इन नदियों में डाल दिया जाता है। वो नदियाँ जो आज से कुछ सालों पहले जहाँ पर लोग मछली का शिकार कर लिया करते थे, जहाँ साफ़ शफाफ पानी बहता हुआ दिखाई देता था, वहाँ आज खड़ा होना भी मुहाल है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त जिस नदी के करीब मैं खड़ा हूँ, ये पूरी काली और स्याह हो चुकी है। गंदगी, कचरा, केमिकल्स इसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर डाला जा रहा है और यही वजह है जो आबी हयात हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर शदीद नुकसान उठा रही हैं। हमारा पूरा माहौल, कराची का एक पूरा निज़ाम इससे दहम बरहम होकर रह गया है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इस वक्त सूरत हाल क्या है? हमारी शहरी हुकूमत को, हमारी हुकूमत को इस मामले में क्या किरदार अदा करना होगा, सब कुछ बताएंगे आज आपको अपने इस शो में। जो मलीर नदी का इशू इस वक्त कमिश्नर कराची की जानिब से रेस किया गया है और काफ़ी अरसे से जो एक बड़ी परेशान कुन बात थी, कराची की बड़ी नदी है मलीर नदी, यहाँ पर जो वेस्टेज डाला जा रहा था, बड़े बड़े डंपर्स लाकर यहाँ पर जो है वो डाल दिए जाते थे। इस हवाले से कमिश्नर कराची ने आते ही नोटिस लिया और अब उसकी एक कमेटी बनाई है जो कि तमाम फैक्ट्स को देखेगी, फाइंडिंग्स करेगी और फिर इसका कोई ना कोई सद्देबाब किया जाएगा। इस कमेटी को इस वक्त हेड कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर हैं कोरंगी डिवीज़न के, मेरी मुराद जनाब इमरानुल हक साहब से है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कमेटी जो बनाई गई है, दरअसल इसका काम क्या है? अच्छा, कमिश्नर साहब ने हिदायत जारी की कि मलीर नदी जो है, इसमें एक तो ये है कि इलीगल डंपिंग, मतलब लोग आके कचरा वगैरह और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इलीगली डंप करते हैं जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, एक उसको रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक जो डंप हुआ है रोड साइड पे या मलीर नदी के अंदर, तो सेकंड जो है उसको क्लियर करने के लिए फिर डिप्टी कमिश्नर ने एक कमेटी बनाई टाउन लेवल पे, सब डिवीज़न कुरंगी, जिसको मैं एज असिस्टेंट कमिश्नर लीड कर रहा हूँ और मेरे साथ पुलिस के बंदे हैं और इसके साथ फिर काटी और इसी के साथ फिर KN के मेंबर हैं और प्लस हमारे टाउन के हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सॉलिड वेस्ट वाले हैं। तो इन तमाम जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको लेके हमने कमेटी बनाई है और इस कमेटी को लेके मैं सर्विलेंस भी करता हूँ इन एरिया में कि कौन आके इलीगली डंप करता है और फिर जिसको हम पकड़ते हैं फिर थ्रू पुलिस उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करते हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे जो वेस्ट है उसको फिर रिमूव करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। सर, जायज़ा आप लोगों ने लिया होगा मलीर नदी का, कहाँ से लेके कहाँ तक चल रही है, कहाँ किन पॉइंट्स पे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है? असल में ये मलीर नदी का जो हमारे पास जो एरिया पर्टेन करता है वो ये कुरंगी क्रॉसिंग से लेकर कैमाबाद तक, तो इसके दरमियान जो रोड है और इसके रोड के जो है ना दोनों तरफ फिर जो है ना वो जो वेस्ट है वो डंप किया जा रहा है। अब तक सर इस हवाले से कितनी मीटिंग्स हुई हैं और जो बड़े इसके अंदर एक हम देख रहे थे पिछले दिनों भी कि जो काटी के लोग हैं या जो जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, उनका जो केमिकल निकलता है, जो वेस्टेज निकलता है, उस हवाले से काफ़ी बात की जा रही थी कि वो बहुत ज़्यादा हैज़र्डस है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, माहौल को ख़राब कर रहा है। उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़? अब देख ले, ये मलीर नदी का जो एरिया स्पेसिफिक, इसका इंडस्ट्रीज़ के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे जो वेस्ट डंप हो रहा है ये कंस्ट्रक्शन का, जिस तरह से मिट्टी है और रेती बजरी है या इसी तरह से कोई कंक्रीट के डेब्रिस हैं, वो यहाँ पे डंपर आके इलीगली डंप करते हैं। तो और यहाँ पे सेक्शन 144 भी लगा हुआ है, इसके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन अभी गुज़श्ता कुछ दिनों से इसके ऊपर हमने बहुत सख्त कार्रवाई इस तरह से की है कि कमेटी बनाने के बाद हम रेगुलर यहाँ पे बाकायदा
24 आवर्स हम यहाँ पे सर्वेलेंस कर रहे हैं। टाउन के हमारे बंदे हैं, इनकी प्रॉपर ड्यूटी लगी हुई है। कोई तकरीबन 20 से 24 बंदे हमने यहाँ पे डिप्यूट किए हैं। और दिन को इवन रात को भी मैं ख़ुद यहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट करता हूँ अपनी टीम के साथ, पुलिस के साथ, SHO को लेके, DSP को लेके। और फिर जो बंदे हम पकड़ते हैं फिर थ्रू पुलिस उनके खिलाफ कुछ लोग जो हाथ आए, बिल्कुल यहाँ पे हमने बंदे पकड़े हैं, उनके खिलाफ हमने FIR भी हमने लॉन्च करवाई है पुलिस के थ्रू, और वो बाकायदा पुलिस कस्टडी में। इमरान साहब, जो आप कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है वो यहाँ पर ज़्यादातर लोग इलीगली डंप कर रहे हैं, पर जब हम मलीर नदी को देखते हैं, जिस किस्म की यहाँ से स्मेल उठती है, जो पानी का कलर हो चुका है, जैसे वहाँ पर हम देख रहे होते हैं झाग बने हुए होते हैं, वो तो बज़ाहिर बता रहे हैं कि यहाँ पर केमिकल भी इसमें आकर शामिल हो रहा है। बिल्कुल, अब जो देख ले कुरंगी चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंडस्ट्रीज़ ज़ाहिर सी बात है, तो उनका जो वेस्ट होता है तो वो भी अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना की जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो भी इन्वायरमेंट के लिए हज़ार्डस होता है। और इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ जितने भी हैं, बाय लॉ बाय रूल तो वो पाबंद होते हैं कि वो अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट वो लगाए, और जितना भी वेस्ट है उसको नालों में बहाने से पहले उसकी प्रॉपरली वो क्या करे, डिटॉक्सीफाई करे, उसकी ट्रीटमेंट करे। तो सर, जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, ख़ास तौर पे कोरंगी में, जहाँ तक मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात रही, तो अगरचे उनके पास ट्रीटमेंट प्लांट हैं, मगर एक बड़ी तादाद ऐसी कंपनियों की है, ऐसे कारखानों की है जो डायरेक्टली जिन्होंने अपनी लाइनें जो हैं वो नालों में छोड़ी हुई हैं, मलीर नदी के अंदर भी छोड़ी हुई हैं। उनसे कुछ बात हुई है क्या? उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ है? ऐसी कोई लाइन्स पकड़ी गई हैं जिन्हें आप फिर तोड़ेंगे, जिन्हें हटाया जाएगा? अब देख ले, ये कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई के लिए एक तो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। जब कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगती है उस टाइम पे भी इन तमाम चीज़ों को वो देखते होते हैं, इनको इंश्योर करते हैं, तब जाके इनको NOC लाइसेंस वो इशू करते हैं। उसके बाद फिर टाइमली, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या फिर एनुअली बेसिस पे इनके फिर अलग SOPs होते हैं, उसके तहत कार्रवाई करते होते हैं। और हम भी वक्तन फ़वक्तन इन डिपार्टमेंट के साथ इनकी मीटिंग बुलाते हैं और इनको लेके फिर काम करते होते हैं, चाहे वो वेस्ट के हवाले से हो, फायर सेफ्टी के हवाले से हो, या और कोई इशू अगर आ जाए एज ए एडमिनिस्ट्रेशन। चूँकि हम स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट नहीं हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन का एक वो करते हैं, और प्रॉपरली बाकायदा ये डिपार्टमेंट्स खुद देख रहे होते हैं। सर, ये मसला हल हो सकेगा? मलीर नदी में हम जो पुराने लोगों से, यहाँ के रिहायशियों से सुनते आए हैं कि यहाँ साफ़ पानी नज़र आता था, इवन के कुछ लोग यहाँ पर फिशिंग करने के लिए बैठ जाते थे, अंदर मछलियाँ नज़र आ रही होती थी। खैर, अब तो उसके अंदर ना जाने क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो ऐसा मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी होंगी? बिल्कुल, हर एक चीज़ मुमकिन है। इसमें दो चीज़ें मेरे ख़्याल में, एक तो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी इदारे हैं वो अपने रोल अदा करें, और सेकेंडली एज ए सिटीज़न हम भी अपने रोल अदा करें इंडिविजुअल लेवल पे। देख ले, यहाँ पे कुरंगी में सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट एक इदारा है, उसका काम ये है कि हम डेली इसका काम ये है कि डेली मतलब डोर टू डोर वो वेस्ट कलेक्शन करे, और फिर रोड से जितना भी कचरा है रोड साइड से वो करे, फाइनली लैंडफिल तक लेके जाए। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वेस्ट घर के लेवल तक है या जो हमारे दुकानों के लेवल तक है, मार्केट लेवल तक है, उसको प्रॉपरली हम एक जगह डंप करें और सॉलिड वेस्ट को जो है ना फैसिलिटेट करें। कहने का मतलब ये यहाँ पे दोनों का रोल है, गवर्नमेंट इदारों का भी रोल है और एट द सेम टाइम जितने भी शहरी हैं उनका भी रोल है। अगर दोनों मिल के काम करें तो बिल्कुल तमाम मसाइल वो जल्दी हल हो सकते हैं। कमिश्नर साहब की तरफ से अब जो कमेटी बनाई गई है, तो क्या कमिश्नर साहब खुद भी इन चीज़ों में अब कोई फॉलो अप कर रहे हैं? आप की उनसे मुलाकात हुई? इस हवाले से अब तक कोई रिपोर्ट पेश की गई? कमिश्नर साहब बिल्कुल वो फॉलो अप ले रहे हैं डेली बेस पे। जब मैं सरप्राइज़ विज़िट पे निकलता हूँ तो पिक्चर्स प्लस और इस तरह से वहाँ पे हमने क्या कुछ देखा, किसी को पकड़ा या उसके ख़िलाफ़ हमने किसी को पकड़ा तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, तो ये तमाम चीज़ें मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को भी मैं डेली रिपोर्ट करता हूँ, और फिर थ्रू डिप्टी कमिश्नर हम कमिश्नर साहब को भी रिपोर्ट करते हैं, इन रिटर्न भी हम रिपोर्ट करते हैं। और प्लस कमिश्नर साहब के ये अहकामात हैं कि वीकली बाकायदा इन रिटर्न एक प्रॉपर एक रिपोर्ट जाए क्या हमने कामयाबी इस पे हासिल की। और फिर कमिश्नर साहब ने ख़ुद ये कहा है कि 2 हफ्ते बाद उनके ख़ुद विज़िट होगी कुरंगी, ख़ुद सब आएंगे और फिर देखेंगे इन चीज़ों को, तो इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि हमने देखा है कि जब भी गवर्नमेंट लेवल पर भी कोई काम होने जाता है, कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, तो कुछ लोग तंग करते हैं, कुछ हर्डल्स आते हैं। यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे काली भेड़ें हैं, माफियाज़ हैं
जो गवर्नमेंट को भी काम करने नहीं देते, तो क्या इस काम के अंदर भी कुछ हर्डल्स आए हैं, कुछ लोगों से ऐसा वास्ता पड़ा है? अच्छा, अब ये देख ले, ये फिर हर एक काम जो है ना वो वेरी करता है। कुछ काम इस तरह होता है कि जिसमें ज़ाहिर सी बात है फिर पब्लिक की रेजिस्टेंस होती है। मिसाल के तौर पर हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे जाते हैं, हम प्राइस कंट्रोल पे जाते हैं, तो वहाँ पे उस लेवल पे ज़ाहिर सी बात एक रेजिस्टेंस आती है। लेकिन मलीर नदी के हवाले से बल्कि लोगों की कोऑपरेशन है। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जो है ना इलीगली वेस्ट जो है वो डंप नहीं लोग खुद भी परेशान हैं। बिल्कुल, वो हमारे साथ स्पेशली वहाँ के यूसी चेयरमैन जो हैं वो भी पॉलिटिकल वहाँ पे लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो रात को बल्कि वो मेरे साथ निकलते होते हैं, वो मुझे बताते होते हैं, फैसिलिटेट करते होते हैं। स्पेशली इसमें तो कोई इतनी रेजिस्टेंस नहीं आई। अलबत्ता जो इलीगली जो डंप करने वाले कंट्रैक्टर्स हैं उनको तकलीफ़ होगी, लेकिन वैसे जो लोग हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बता दें ज़रा, ये जो इलीगल डंपिंग कर रहे हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और इन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, ताकि लोगों को कुछ नसीहत हो? अभी फ़िलहाल तो ये है कि यहाँ पे ना दफ़ा 144 लगा हुआ है, तो अब इसके तहत ये है कि पुलिस जो है FIR करेगी और ज़ाहिर सी बात है फिर इसकी फिर कोर्ट ट्रायल होगी, उसके बाद फिर जाके आगे जो भी होंगे वो फिर कोर्ट के थ्रू ही होगी। तो इसलिए ये है कि ज़ाहिर सी बात है FIR अगर हो जाए तो फिर इसके फिर लीगल रिपरकशंस फिर ज़्यादा होंगे। बहुत शुक्रिया। इमरानुल हक साहब, असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी हमारे साथ मौजूद थे और वाज़े अल्फाज में बता रहे हैं कि बिल्कुल गवर्नमेंट की ये वाज़े पॉलिसी है कि अगर कोई इलीगल डंपिंग करता है मलीर नदी में तो उसके ख़िलाफ़ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई होगी, FIR दर्ज की जाएगी। तो जितने भी लोग, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हों या इंडस्ट्रीज़ की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, इस बात का उन्हें ख्याल करना होगा कि जहां उन्होंने अपनी साख्त को बचाना है, अपनी इदारे की साख्त को बचाना है, वहीं लोगों का और माहौल का भी ख्याल रखना है। ये मलीर नदी सिर्फ यहाँ रहने वालों की नहीं है, बल्कि जिन्होंने कारखाने लगाए हुए हैं या जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको भी इस नदी से फ़ायदा है। तो अगर आप ही अपना वेस्टेज इसमें डालेंगे तो अल्टीमेटली इसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। केमिकल की बदबू जो इतनी आती है, कितनी परेशानी होती है? सर जो केमिकल की बदबू यहाँ से आती है, ये साथ में सिनपिट की कंपनी है ना, यहाँ से आती है। कम से कम 200-300 बंदे काम करते हैं। दूसरा बात ये है, ये नदी भी साथ है ना, ये जब बारिश हो जाते हैं तो ये बिल्कुल इधर अलग मुसीबत से लोग हो जाते हैं। बिल्कुल न कुछ आएगा खोलने के लिए, न कोई बंदोबस्त हो जाएगा, न कोई पानी का रास्ता खोलेगा। बस ये 2-3 दिन ये तो पानी पड़ रहेगा। ये कंपनियों का भी जो कचरा है, जो केमिकल है, वो उन्हीं नालों में जा रहा है जो मलीर नदी तक जा रहा है। बस ये तो नदी में तो सारे कचरे जाते हैं। आपको बताया, रात को लोग डाल सकते हैं ना, जब बारिश आ जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, रोड पे भी बाहर आएगा ना। अब ये सब जो छुपा के रखते हैं तो जाएगा कचरा मचरा, जब बारिश की वजह से तो फिर कचरा बाहर आएगा ना। दूसरा बात ये है ना, इधर लोग सारी मुश्किल जो सामने सामने है ना, वो मुश्किल ये है, ये कचरा मचरा सारे सिस्टम यही से है ना। हाँ ना, कभी कोई रोकथाम के लिए इसकी आया है यहाँ पर सफाई अभी के तक लिए? हमने कोई को देखा नहीं है, न किसी को बोला था। ये इंटरव्यू वाला आज पहले तुम आया, 1 साल पहले ट्रैफिक वाला इंटरव्यू लिया था, वो इंटरव्यू वाला भी चला गया, उसके बाद बावजूद आप आया था ना। इधर हम हर रोज मुश्किलात के साथ सामने। इसी बदबू में काम हाँ, करना इसी पड़ता है। नहीं तो मजबूरी है ना, जहरीली स्मेल है ये। मजबूरी है। ये देख लो, ये कचरे मचरे कोई नहीं उठा सकते। अभी तो थोड़ा सफाई हो किया ये कंपनी के साथ, पहले बहुत हालात ख़राब था। अभी 1 साल से ये कंपनी जो बन गया, थोड़ा सफाई हो गया, रौनक बन गया, पहले बिल्कुल मुश्किल था। सवाल ये है, यहाँ कचरा कौन डाल रहा है? ये इतनी गंदी काली सियाह रोजाना नजर आती है। उस्ताद, ये आवाम जो है ना, उसको जो ये आवाम का भी ये कचरे में नाला में फेंक लेते हैं, जो घर से कचरा बिजरा हो। कुछ लोग भी ऐसे हैं जो गाड़ियों वाले ये वो इसकी हवा पे उड़ के वो भी नाले में गिर जाता है। लेकिन ये जो नाले रोड के ऊपर, इंडस्ट्रियल एरिया वाले रोड के ऊपर ये भरे रहते हैं हर वक्त, क्या कारखानों की भी लाइन इसमें डाल दी गई है? नहीं, कारखानों वाले नहीं, ये पानी वाला जो है तो ये सिर्फ लेन कारखाने की है, बाकी और कारखाने की नहीं है। ये तो लोग तेल फेंक लेते हैं रास्तों पे, तो फिर ये गंदगी हो जाती है। फिर बरसात की वजह से या पानी अगर नाले से बाहर आ जाए तो फिर ये बड़ा मसला हो जाता है। बैग पे चलानी है। हर वक्त ऐसी ही बदबू जहरीली यहाँ पर आती है जब भी इस रोड पर आओ? हाँ, ये ऐसे ही होती है। जब बारिश होती है ना, तब ये पानी जो है रोड पे बाहर होता है, यहाँ से गुजरने में भी हमें मुश्किलात होती है। उसमें से जहरीली बदबू आ रही है, आप क्या समझते हैं ये इतनी बदबू इसमें क्या, कहाँ से आ रही है? क्या कारखानों का कोई केमिकल इसमें आता है? लग तो ऐसे ही रहा है कारखानों का केमिकल इसमें। हाँ, कहते कारखाने को लेने के वो भी इसमें डली हुई है, इसी वजह से। क्या कह रहे थे भाई आप? जी, क्या यही सूरत हाल है यहाँ पर? हाँ, यही है, हर दफ़ा ऐसे ही होती है, पानी बदबू होती है इसमें। बारिश होता है फिर भी ये नाले फुल हो जाते हैं,
फिर हमारे को आने जाने में तकलीफ होती है बड़ी। ये जब यहाँ से गुजरो ऐसे ही नाले फुल रहते हैं ये? हाँ फुल होते हैं, ऐसे ऐसे ही नाले फुल होते हैं। कितने साल? 8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, यही हालत है, रोज यही हालत है? यही हालत है इसमें। ये बताएं, ये जो अपनी मलीर नदी है जो यहाँ से गुजरती है, इतनी गंदगी इसमें कहाँ से आके डलती है? आपका तो ये काम है, आप बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के ले जाते हैं, तो कुछ लोग आपको देते हैं वेस्टेज वगैरह कि यहाँ जाके डंप कर दिया जाए? नहीं, वेस्टेज देते हैं। देते हैं? हमारे जैसे कोई आ जाता है कस्टमर तो कह रहे हैं भाई हमें यहाँ पर ये काम करवाना है, मशीन वगैरह उठानी है और कोई काम करवाना है, तो उसकी वेस्टेज देते हैं। अच्छा। जी हाँ, तो अगर कोई बिल्डिंग बन रही है उसका जो मलबा है वो आप लोग उठाते हैं जी हाँ। और वो यहाँ मलिर नदी में लाके डाल दिया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर बिक जाता है, ये जब फिर प्लाट वगैरह बनते हैं ना उसको ही दोबारा यूज हो जाता है। हाँ, ये नदी में जो इतना कचरा आ रहा है यहाँ कौन? ये तो भाई अभी ये जो बड़े बड़े जो डंपर वगैरह है ना, हाँ, वो डलवाते हैं। वो डलवाते हैं इसमें। देखा है कभी आपने डालते हुए नहीं, लोगों मैंने को? देखा नहीं, जैसे जाते हैं रोड पे तो हज़ार आँखें हर चीज़ देख लेती है। आपको इस इलाके में कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 28 साल हो गए। ये मलिर नदी शुरू से इतनी गंदी थी या पहले साफ होती थी? अभी तो बेहतर हो गई है, हाँ। पहले तो बहुत गंदी थी, अभी तो कुछ बेहतर हो गया। गुजर भी नहीं सकता बंदा वहाँ। पहले तो गुजर, अभी तो कुछ चल जाता है बंदा, चल जाता है। ठीक है जनाब, वेस्टेज जो है ना वो डंपर्स इलीगल यहाँ पर लाके डंप किए जाते हैं मलिर नदी में, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। जो ये दो तरफा काम है, लोगों ने भी अपना हिस्सा डालना होगा, फिर गवर्नमेंट ने भी, इदारों ने भी अपना हिस्सा डालना होगा, तो जाकर ये जो नदी है ये साफ़ होगी दोबारा से और इसका जो पर्पज़ है वो हमें हासिल हो सकेगा। क्योंकि हमने यहाँ के लोगों से सुना है कि किसी ज़माने में यहाँ साफ़ पानी भी नज़र आता था। नहीं भाई, हमने तो जब से इधर आए देखा है, गंदा ही पानी देखा है। गंदा ही देखा है? गंदा ही देखा है। और कहाँ से इतनी गंदगी आती है? ये तो पूरे कराची की है, बाहर से थोड़ी आ रही है। ये हमारे जो गटरों का पानी है, कराची की आबादी है, उसी का ही पानी इसी में आ रहा है, बाहर से थोड़ी आ रहा है। बाहर से तो जब आता है जब पीछे से बारिशें होती है, सैलाब आता है, उससे। कारखाने बड़ी तादाद में यहाँ बने इंडस्ट्रियल एरिया में, क्या इनका भी वेस्टेज? इनका भी तो उधर वहीं जाता है, कहाँ जाता है? ये जो रोड पे नाले हमने देखे सारे ओवरफ्लो हुए हैं। हाँ, तो ये भी इसी में जा रहा है, बंद है रोड, सारे नाले बंद हैं। नालों का तो अगर ये दीवारें बना दे में, ये नालों की छतें ख़त्म कर दे में, 3 फुट की दीवार बना दे में दोनों साइडों पे, ना ये ओवरफ्लो कोई भी होगा, ये नाले का पानी रोड पे नहीं आएगा, आवाम को परेशानी नहीं होगी। आप समझते हैं कि जो गंदगी, जो केमिकल इसमें से निकल रहा होता है, यहाँ पर जो लोग आ रहे जा रहे हैं, तो उनको सेहत को भी मुतासिर कर तो रहा है? कुछ बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता है? अब एक जहर है ना, बदबू आ रही होती है यहाँ पर? क्यों नहीं आती? आप भी खड़े हो, मौजूद हो, आ रही है ना। ये सामने खड़ो, परली साइड पे पड़ा हुआ देखो, ये तो कल मलबा डाला है इधर, नहीं तो इधर भी 3 फुट का खड्डा था। इधर भी था? हाँ, ये भी था सामने। अच्छा, हाँ जी। चले जनाब, ये बात तो हकीकत है कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरता है या मलिर नदी क्रॉसिंग के पास से गुजरता है, तो उसको वहीं पता चल जाता है कि नदी की हालत ज़ार है क्या। क्योंकि जब आप गुजर रहे होते हैं ना, उसी वक्त इतना आपको टॉक्सिक स्मेल आपको आती है, इतना केमिकल ज़्यादा पानी, उसके बदबू उठ रही होती है कि वहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी ऐसे अनासिर हैं जो मलिर नदी को ख़राब कर रहे हैं, उनकी फौरी रोकथाम की जाए। आपने यहाँ अपना एक ये ठेला लगाया हुआ है, मुझे ये बताएं कि यहाँ जब खड़े होते हैं तो कितनी परेशानी होती है? आसपास तो सारी कंपनीज हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। परेशानी तो इधर होती है, हाँ। धुआं है इधर, हाँ, बहुत है। अगर गरीब धुआं लगता है? अगर धुआं लगता है, गरीब आदमी को गुजारा तो करना है। हाँ, कहाँ जाता है इनका सारा कचरा वचरा? देखा है कभी यहाँ खड़े होते हैं? कहाँ लेके जाते हैं? ये गाड़ियाँ हैं, हरे कलर की गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले जाती है इधर से। और ये जो आपके रोड के पीछे नदी चल रही है, ये सारा इनका केमिकल वगैरह इस नदी में ही जा रहा होता है? ये मालूम नहीं है, तो जाता होगा उधर नालों में, तो फिर निकलेगा तो नदी में ही जाएगा। नदी में ही जाएगा, तभी तो नदी इतनी काली है। जी, ये गाली है। अच्छा, ठीक है जनाब। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं और जिस इशू को हम छेड़ने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर माहिरीन उस पर एक बड़ा दिलचस्प और तफसीली तबसरा भी कर सकते हैं। मेरे साथ यासिर हुसैन साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं कराची क्लाइमेट एक्शन सेंटर के, माहिर माहौलियात हैं, गहरी नज़र है आपकी
क्लाइमेट चेंज और तमाम इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर। यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये क्या चल रहा है, नदियां तो हम सोचते हैं कि वहाँ हमें मछलियाँ तैरती हुई नजर आएंगी, साफ पानी होगा, क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है नदी का? जनाब अगर मैं अपने घर वालों से पूछूं जो हमसे बड़े थे, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर मछलियाँ पकड़ी जाती थी लियारी नदी के अंदर। अच्छा। और यहाँ ऊँट चलते थे नाज़िमाबाद की तरफ, तो ये इसमें से बिल्कुल साफ़ पानी होता था। और सर नदी साफ पानी की होती है वैसे? जनाब कराची में असल में 2 दरिया, ठीक है, जिनको हम नदी कहते हैं, और एक लियारी और एक का नाम है मलीर। मलीर नदी, सही है। अब 80 की दहाई में क्या हुआ कि उन्होंने जो कराची के जो सीवरेज का जो निज़ाम है, ठीक है, सो वो वाली लाइनें उन्होंने दरिया में डाल दी और वाटरवेज में डाल दी, यानी जो कि जिसको कहते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन, ठीक है। सो एक वो सिस्टम है जो कि बारिश ज़्यादा हो तो वो पानी किस तरह से दरिया में चला जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि नई सीवरेज लाइंस डालें, उन्होंने इन सीवरेज लाइंस को वाटर ड्रेन में डाल दिया। सो वो साफ़ पानी होता है और दरिया भी साफ़ पानी का होता है। सो वो जब से और अब तक आप सोचिए कि कराची का साइज़ भी डबल ट्रिपल से बिल्कुल ऐसा ही है, और अब दुनिया के सबसे बड़े शहरों में, तो आप समझिए कि इन सब का बाथरूम, फिर जितना इंडस्ट्रियल एरिया है उसका केमिकल वेस्ट, फिर जितनी दवाइयाँ हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं जो कि सेहत के लिए ख़राब होते हैं। अच्छा, अब ये सब मिक्स होके फिर ऊपर से कचरा भी नहीं समेट पाते शहर वाले, तो वो कचरा भी आपने देखा होगा गुज्जर और रंगी नाले पे, देखें ऊपर तय जमी हुई है पूरी, बिल्कुल ऐसा ही है, और नीचे नीचे पानी चल रहा है। अच्छा, सो ये कचरा शहर से उबल के ये नालों में आ रहा है, ठीक है, और फेंका जाता है बाकायदा तौर पे। आपने देखा है कि हमारी सोसाइटी का भी कुछ इशू है ना इसके अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे शहर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो टूटा फूटा है, और जो हमारे दरिया हैं, दरिया उनको मुक़द्दस समझा जाता है क्योंकि शहर को दरिया के किनारे कायम किया जाता है ताकि लोग उसमें से पानी पी सकें। ज़िंदगी की अलामत में से है पानी सर। अब हम जो है ना वो अपना जो सीवरेज वेस्ट है वो हमने वापस डालना शुरू कर दिया है। तो ये सारा कहाँ जाता है? ये सब बह के समंदर में फिर जाता है, सही है, सारा कुछ। अच्छा, ये सिर्फ कराची का प्रॉब्लम भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा, शहर जो है वो दरिया के किनारे होता है, तो शहर तो बन गया। अब उसके बाद आबादी बढ़ती गई और आपने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, तो क्या है कि रॉ सीवेज जिसे कहते हैं, सो उसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो जब लोगों के पीने का पानी भी दरिया से ले जाता है, तो जब वो पीने के पानी में आता है तो फिर डायरिया, टाइफाइड, इससे फिर अमवात होती हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में, ठीक, जो कि सर हम देख भी रहे हैं, ये हमारे यहाँ कॉमन है। सो अगर आप लारी नदी ले लें या मलीर नदी ले लें, तो इनमें से आप देखेंगे कि खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लोग इसमें से पानी पीते भी हैं। 1 बाय 1 हम चलते हैं। सर आपने बात की अभी ट्रीटमेंट प्लांट की कि वो हमारे पास नहीं है, ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है? जी, ट्रीटमेंट प्लांट कराची में 3 हैं और किसी वजह से लगाए गए थे, और वो वजह ये है कि जो आपका सीवरेज का पानी है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो कि केमिकल्स, मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्री में मुख्तलिफ केमिकल्स जो है एफ्लुएंट कहलाता है, वो जो है वो गटर में डाला जाता है, ठीक है। जिनका जो आपकी इंटरनेशनल कंपनी है, जिनको इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कंप्लायंस के, क्वालिटी के रूल्स, वो उसको ट्रीटमेंट देती हैं और फिर साफ़ पानी गटर में फेंक देती हैं। अच्छा, उनके यहाँ तो ठीक, मतलब ऐसी चंद ही कंपनीज होंगे सर, आटे में नमक के बराबर। और टेक्सटाइल वालों को करना पड़ता है ये, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट ना हो ईयू की रेगुलेशंस की वजह से। अच्छा, अब जो दीगर जितनी फैक्ट्रियाँ हैं वो ऐसे का ऐसे ही अपना केमिकल जो वेस्ट है वो गटर में डाल देते हैं। सो अब मैंने एक दफ़ा सर्वे किया था कोरंगी के मुख्तलिफ नालों का, ठीक है। सो इंडस हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे एक नाला बहता है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से कोरंगी से आता है, उसका रंग लाल था और उसके आप करीब जाएं तो सर में दर्द हो गया और लग रहा था जैसे बेहोश होने वाले हैं, इतना शदीद उसके अंदर से स्मेल आ रहा था। जी हाँ, तो हम तो एक समझें कि पूरी क्लास को लेके गए थे हम वहाँ पे ये देखने के लिए कि कहाँ कितना कचरा है नालों के अंदर और उसके अंदर है क्या। तो ये एक हम शौक सा हमें होता क्योंकि आधे घंटे तक सर में दर्द हो रहा था। तो इसके पीछे कहानी है पूरी, वो ये है
कि जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इनको मिल के जो इंडस्ट्री वाले हैं इनको अपना अपना जो वेस्ट है उसका यानी कानून भी मौजूद है जो कि सीपा के अंदर होता है, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक, अब सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऐसा इदारा है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, वो सिर्फ पैसे पे चलता है। सो ये इंडस्ट्रियल हजरात और दीगर डेवलपर हजरात इनको जो है पैसे देते हैं, वो उनको NOC और इस तरह की चीज़ें इशू कर देते हैं इस बात के लिए कि ये कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, कि ये कोई नुकसान नहीं कर रहे, इस बात का NOC दे देते हैं। सो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एजेंसी का काम करने लगती है। तो यानी ये ज़ीरो नहीं है, ये नेगेटिव नुकसान करने की इजाज़त दे रहे हैं। एक तो कोई अच्छा काम कर नहीं रहा है, ऊपर से गलत को भी छुपा रहे हैं जी, और ये पैसे की वजह हो रहा है। सो पूरा डिपार्टमेंट जो है ना वो पैसे जमा करने का काम करता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ कानून मौजूद है और जो अफसर हैं उनका काम ये है कि उसको लागू ना किया जाए। ठीक, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो सिंध का, थोड़े से कानून पे बात कर लेते हैं। तो सिंध का जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये क्लाइमेट सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सीपा आता है। अब सीपा जो है ना वो किसको रिपोर्ट करता है कानून के अंदर, जो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 है। तो उसके सीपा के ऊपर एक बॉडी है, सो DG सीपा जो है ना उस बॉडी को रिपोर्ट करता है। उस बॉडी का नाम है काउंसिल, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल। उस काउंसिल के अंदर जो है हर सेक्रेटरी, हर मिनिस्ट्री का, सिंध का एक मेंबर होता है उसका, हर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी उसका मेंबर, जिन्हें 13 के करीब है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर उसका जो है वो हेड होता है और जो मिनिस्टर है वो मीटिंग कॉल करता है। ठीक, इसकी मीटिंग कभी कराची वाले, इंडस्ट्री वाले होने नहीं देते। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जब वाटर कमीशन बैठा हुआ था तो इसकी मीटिंग बुलवाई। उस मीटिंग में लड़ाई हो गई। क्यों? इसलिए कि जब से डेवोल्यूशन हुआ है 2000 उससे पहले 2014 जब बना है कि जब जो इस्लामाबाद में नेशनल EPA होता था, पाकिस्तान EPA पीपा कहलाता है वो उसके प्रोविंसेस में चला गया था। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं उसमें जो कमेटी बनाई गई है मलीर नदी के हवाले से, उसके अंदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी शामिल है, काटी जिसे हम कहते हैं। और काटी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि मलीर नदी में जो आज हम काला स्याह पानी देख रहे हैं, जो गंदगी देखते हैं, तो कुछ कारखानों का, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्टेज है, जो केमिकल्स हैं, वो भी उसके अंदर दाखिल होते हैं, जो कि यकीनी तौर पे माहौल को ख़राब करते हैं। काटी का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेसिडेंट काटी हैं जौहर अली कंधारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलीर नदी, सर, हम ये सुनते आए हैं यहाँ के पुराने रिहायशियों से कि यहाँ साफ़ पानी दिखा करता था और कुछ लोग तो फिशिंग के लिए भी बैठ जाया करते थे। आज ये नौबत आ गई है कि इसके हवाले से कमिश्नर कराची ने कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। काटी का क्या मौक़िफ़ है? आपको भी कमेटी में शामिल किया गया? जी, AC साहब की तरफ से कमेटी बनाई गई थी जिसमें काटी के नुमाइंदे को बुलाया गया था। हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उसमें गई थी, उनसे पूरी बात हुई थी। तो उसमें बुनियादी तौर पर जो हमारी भी शिकायत ये थी कि जिस तरीके से उसमें डंपिंग की जा रही है मलीर नदी में, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। कल को कोई सैलाब या कोई ऐसा खुदा न खासा नेशनल डिजास्टर आता है तो ये तो इतना लेवल हाई हो जाएगा कि इंडस्ट्री पूरी यहाँ पे पानी घुस जाएगा। उसके हवाले से उनका ये कहना था कि जी इसमें जो हमारा भी बल्कि मौक़िफ़ है कि इसमें जो डंपिंग की जा रही है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट की नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे पूरा एक निज़ाम ड्रेनेज सीवरेज का मौजूद है। ये और बात है कि उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मौजूद तो है और मोस्टली 80% लोग उसमें ही अपना सीवरेज ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसके तहत अपना जो होता है, जो उनका निकलती हैं चीज़ें जो कुछ उसमें भेजी जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर वहाँ जो मसला है, उसमें जो मसला है वो जो रियलिटी है वो ये है कि उसमें जो रेजिडेंशियल एरियाज़ आपके हैं, ख़ासतौर पर डिफेंस के इलाके और इलाकों का जो कचरा है वो सारा ला के वहाँ डंप किया जाता है। और इसके तहत उन्हें ये डिसाइड हुआ था AC साहब की मीटिंग में कि जो सिंध वेस्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले आए थे कि वो वहाँ पे बोर्ड लगाएंगे, एक इस साइड पर और एक उस साइड पर, और अवाम नास को मुतल्ला किया जाएगा कि जी
यहाँ पे कचरा ना फेंकें और इस नंबर पर रिव्यू करें। बोर्ड तो अभी तक लगे नहीं है। अब वो यही नहीं पता कि वो AC साहब लगाएंगे या वो सिंध सॉलिड वेस्ट वाले लगाएंगे, वो अभी उस पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मसला कि बुनियादी तौर पर इंडस्ट्री का कोई जो है ना उसमें ऐसा जो कचरा है या जो डंप है हम नहीं कर रहे, और हम कर भी नहीं सकते कि इंडस्ट्री का कचरा कितना होता है। वहाँ तो बाकायदा पूरी गाड़ियाँ ला के डाली जा रही हैं जो रेजिडेंशियल खर्चा है वो कचरा है, तो उसमें मैं तो इसको कैटेगरी की डिनाई करता हूँ। हाँ, ये और बात है कि हो सकता है इतनी बड़ी इंडस्ट्री 4-5 हज़ार इंडस्ट्री में अगर 2, 4, 5, 10 लोगों ने किसी वजह किसी वक्त अगर डाल दिया हो तो वो कॉज नहीं बनता इस बात का। हम परमानेंट बेसिस पे वहाँ पे कचरा नहीं फेंक रहे। तो आप ये समझते हैं कि ये जो 2-4 हज़ार आप इंडस्ट्रीज कंपनीज बता रहे हैं, इन सब के अपने ट्रीटमेंट प्लांट हैं और ये एक ड्यू प्रोसेस के बाद ही अपना वेस्टेज जो है वो अल्टीमेटली नदी में या आगे फेंक रहे हैं? देखिए, इसमें जो है ना यहाँ पे एफिलेंट प्लांट लगे हुए हैं, वो इन्वायरमेंट वाले उसको कंट्रोल भी करते हैं, और उसका यही रहता है कि हम जितना भी हमारे पास जो उसका निकलती है, जो कचरा निकलता है, जो चीज़ें भी निकलती हैं जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं खासतौर पर, वो वहाँ पे जाके डंप किया है। उसका एक पहले बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म भी बना था, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बना था, पूरा कलेक्शन सिस्टम बना था, कंट्रीब्यूशन होता था, और कलेक्शन करके सारी चीज़ें वहाँ पे वो कलेक्ट करके एक जगह रखी जाती थी। फिर उन्होंने एक फील्ड साइड बनाई थी उसकी, जहाँ पे जाके वो डंप किया जाता था। उसके बाद फिर वो जो भी उसको करना होता। अभी भी जो जिन जगहों पर है उसकी प्रैक्टिस चल रही है। कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री जो 500 गज के ऊपर या 1000 गज के ऊपर है, वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं है कि वो अपना तमाम कचरा निकाल के या जो भी आप कह रहे हैं वो ले आके खुद डाल सके। वो तो अपने दरवाजे तक प्रोवाइड कर सकती है। वो इसी मैकेनिज्म को बनाने के लिए फिर वो एक सिस्टम बनाया गया था कि उसको कलेक्शन पॉइंट बनाया गया। सर, ऐसी कंपनीज या ऐसे कारखाने जहाँ पर केमिकल्स, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो जब निकलते हैं उसके लिए क्या तरीक़ेकार बनाया हुआ है? उसको वो कैसे नदी तक ले जाते हैं? उसी के लिए वो फील्ड साइट बनाई गई थी ना कि उसको कलेक्शन किया जाए, एट स्पॉट कलेक्शन किया जाए, और उसके अंदर जो बड़े कारखाने हैं वो तो खुद अपना सिस्टम चलाते हैं, वो वहाँ पे ले आके वो फील्ड साइट पे डंप करते हैं, और जो छोटे मोटे हैं वो जाहिर सी बात है आपकी जो ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम है उसमें उसको डाल दिए जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्योंकि ये तो चंद बड़े लोग हैं, उनके पास तो पूरा एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। तो सर, जो नालों में जिन लोगों ने लाइन्स छोड़ दी हैं तो अल्टीमेटली वो भी इसमें जो है वो शामिल तो हो गए ना, क्योंकि जो माहौलियात के लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की है वो ये क्लेम करते हैं कि जनाब इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल्स है टॉक्सिक, वो सारा मलिर नदी में जा रहा है, क्योंकि कंपनियों ने अपनी लाइनें जो है वो नालों के अंदर छोड़ दी हैं और बगैर किसी ट्रीटमेंट के मलिर नदी तक पहुँच। वो टॉक्सिक या वो चीज़ें जो बेसिकली हैजर्ड्स हैं या जिसको सीवरेज नहीं डाला जाए, वो कहीं भी नहीं छोड़ी जाती। अच्छा। क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास पूरा मैकेनिज्म है, उनके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, तो एक एक चीज़ के ऊपर उनकी मॉनिटरिंग होती है। तो वो इतना बड़ा जो आपका ये जो निकलती हैं अफजाइश ख़राब चीज़ें निकलती हैं, जो भी केमिकल या टॉक्सिक आप इसको कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसको आप खुला छोड़ के डाल दिया जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। मैं आपको वो बात कर रहा हूँ कि इसमें हर साइज़ की इंडस्ट्री है। जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्योंकि इतनी इक्विप्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए सिस्टम बनाया गया था कि जी उनसे कलेक्शन की जाएगी, उससे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, और उस कलेक्शन को करने के बाद वो सारा का सारा सिस्टम ले आके जो इस फील्ड साइट बनाएगी थी वहाँ पर। ये गालिबन सर 2018 की आप बात कर रहे हैं, तो सिस्टम पिछले 10-15 साल से काम चल रहा है और इस पर बड़ा एक्टिवली काम भी हुआ था, लेकिन कुछ टाइम पे फिर ये थोड़ा स्लो भी हुआ, लेकिन अभी भी है, काम हो रहा है, और इंडस्ट्री भी इससे बड़ी अवेयर है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्रीज का आदमी ऐसा मटेरियल जो खुदा न खास्ता टॉक्सिक है या हैजर्ड है, इसमें एसिड से केमिकल शामिल है, वो कोई भी ला के रोड पे नहीं फेंक सकता, उसकी अपने लिए भी नुकसान दे। वो तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई कलेक्शन पॉइंट होना चाहिए। कलेक्शन पॉइंट क्योंकि नालों में नहीं फेंका जा सकता। बहुत छोटी इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मेजॉरिटी जो बड़ी इंडस्ट्री है वो वेल इक्विप्ड खुद ही हैं, उनके पास पूरा अपना सिस्टम मौजूद है, और जो नहीं है वो उसको कंट्रीब्यूट कर उसको कलेक्शन करके जो है उनको वहाँ पे डाला जाता है। तो सर, काटी ने कुछ भले इक्का दुक्का ही सही कुछ ऐसी कंपनीज को, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को रेक्टिफाई किया और फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन खुद से लिया है या उनसे बात करने की कोशिश की अब तक? ऐसी कंप्लेन के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़र्ज़ करें कि किसी ने इस तरीके से कर दिया हो तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ना हो सकता है। सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ हैं, उसकी अगर नेबर ने कंप्लेन कर दी हो या उसके वहाँ से 400 लोगों ने कंप्लेन की कि जिनको आप रोकें इस तरीके से करें, मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसी कोई सीवियर कंप्लेन आई है। अच्छा। लेकिन अगर हमारे अपनी और किसी ने ऑब्जर्व किया हो या किसी ने हमें कह दिया हो तो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया गया, उसको रुकवाया गया, उसका पूरा मैकेनिज्म बना के दिया गया कि भाई आप इस तरीके से ना करें, आप प्रॉपर कलेक्शन पॉइंट पे इसको जमा कराएं, या जब गाड़ी इसको आती है तो उसमें उसको डाला जाए, उसकी छोटे वो चार्जेस हैं वो आप दिए जाएं। तो उसको एक मैकेनिज्म तो यहाँ पर है, लेकिन काटी खुद जाके हर इंडस्ट्री से मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, हमारा एक काम भी नहीं है। उसके लिए सिंध वेस्ट मैनेजमेंट मौजूद है, इसके लिए और सरकारी इदारे मौजूद हैं, वो फील्ड में होते हैं, वो काम करते हैं, उनका काम है उसको करें। हाँ, अगर कोई इस तरीके से कर रहा है और काटी उसको सपोर्ट करिए तो हम कभी भी नहीं करेंगे। जो निज़ाम बना हुआ उसको चलना चाहिए। सर, अब तक जो AC कोरंगी ने जो कमेटी बनाई है उसकी मीटिंग हुई, तो AC की जानिब से या उस मीटिंग में
काटी से कोई मुतालबा किया गया हो या उनके सामने कोई चीज़ें रखी गई हों, उनसे कंट्रीब्यूशन करने का कहा गया हो, या आपने जो शिकायत आगे की हो सवाल? उस मीटिंग में जो बेसिकली मुझे रिपोर्ट मिली है, मैं तो खुद नहीं गया था, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद थे, रिपोर्ट उसमें जो बेसिकली मेन फोकस था और जो बुनियादी तौर पर बात की गई थी वो जो डंप के हवाले से मलेर नदी का, उसका सब्जेक्ट भी ये था ना कि मलेर नदी में डंपिंग हो रही है, उससे उसका लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। उस पर इंडस्ट्री के हवाले से कोई बात नहीं, ना उन्होंने हमसे कोई कंप्लेन की, ना उन्होंने हमसे कोई ऐसा टारगेट दिया कि आप इसको करके दें। मोस्टली वहाँ पे बात यही की गई थी कि इसमें जो कचरा या जो भी डंप किया जा रहा है वो इंडस्ट्री का नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया से लाके डाला जाए। अच्छा कंधारी साहब, ये जो मलीर एक्सप्रेस वे अभी बड़े ज़ोर और शोर से बन रहा है, तो कुछ लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पे भी शिकायत दर्ज करवाई है कि इसका भी वेस्टेज जो है वो मलीर नदी में जा रहा है, और काटी की भी कोई रिजर्वेशंस हैं इस हवाले से? पहली बात तो ये कि बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और नो डाउट इस पे काम होना चाहिए, इससे बहुत सारे मसले हो जाएंगे। जब देखिए कंप्लेन तो लोगों ने लियारी बाईपास पे भी की थी और शारा फैसल पे भी एक ज़माने में की होगी, जाहिर सी बात है कुछ लोग इफेक्टिव होते हैं तो उस पर एतराज़ करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक मेगा प्रोजेक्ट है, इससे बहुत बड़े मसले हल होंगे। क्योंकि आप किसी भी शहर की अगर डेवलपमेंट देखनी है तो लोग कहते हैं कि उनका रोड का निज़ाम देखें, डेवलपमेंट देखें। यही वजह है कि पंजाब आज हमसे इसलिए आगे कि उन्होंने जाल बिछा दिया रोड के ऊपर, हम इस मामले में थोड़ा सा पीछे हैं। मेरा ये मुतालबा है, जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम इसको भरपूर सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो ये EBM कॉजवे जो बहुत बड़ा एक लिंक है, एक बहुत बड़ी शरियान है जो शारा फैसल से आने वाले ट्रैफिक को शहीद मिलत से इंडस्ट्रियल एरिया को लाती, जो काम आज EBM कॉजवे कर रहा है। और ये वजह है कि EBM कॉजवे हमने प्राइवेट सेक्टर ने बनाया था, काइट लिमिटेड ने बनाया था, तो इतनी बारिश और तूफान के बाद भी वो चलता रहा, 2-4 घंटे इफेक्ट हुआ है। और जो सरकारी तौर पे बनी हुई जो मेन नदी है वो एक हफ्ता भी यहाँ पे बंद हुई है। तो मेरा ये मुतालबा है कि इसको ही करना चाहिए कि अब क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है तो एक फ्लाईओवर या एक उस पर EBM कॉजवे पे बनना चाहिए जो शहीद मिलत शारा फैसल से लिंक कर दे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड को, तो आपका उसका फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो ट्रैफिक आपका वहाँ जो फंसता है, जो 4-4 घंटे लोग परेशान होते हैं जाके सिटी स्कूल चैप्टर के पास, वो चैप्टर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और लोग पूरा ट्रैफिक यहाँ से थ्रू हो जाएगा। और आजकल जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो मुनासिब भी नहीं है कि आप शाम में 7 बजे निकल के 2 घंटे वहाँ पे खड़े रहे। आए दिन हमारे पास वहाँ रिपोर्ट्स आती हैं कि लोग वहाँ पे पैसे छीन के ले गए, फ़ोन छीन के ले गए, इस मुझसे से भी बच जाएंगे। और वैसे भी इंडस्ट्री के लिए एक फ़्लो होना चाहिए ट्रैफिक। ठीक। कराची के 2 बड़े और अहम दरियाओं में से एक मलीर नदी है, जिसकी हालत ज़ार इस वक्त इतनी तशवीशनाक हो चुकी है कि उसके ऊपर अब कमिश्नर कराची की जानिब से नोटिस लिया गया और एक कमेटी भी कायम कर दी गई है। ये मलीर नदी जिस तरह से इसमें इल्लीगल डंपिंग हो रही है, कारखानों का या दीगर जो जगहें हैं वहाँ का कचरा और वेस्टेज जो रोज़ाना की बुनियाद पर मलीर नदी में डंप किया जा रहा है, उसकी वजह से ना सिर्फ ये नदी जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है, बल्कि इससे निकलने वाला जो जहरीला मादा है, जो धुआं है, वो माहौलियात को भी बुरी तरह असरअंदाज कर रहा है। ये नदी मलीर नदी से होते हुए जब ये पानी समंदर में जाकर गिरता है तो यकीनी तौर पर जो आबी हयात हैं वो भी इससे शदीद मुतासिर हो रही हैं। माहिर माहौलियात कहते हैं कि अगर मलीर नदी में इल्लीगल डंपिंग को ना रोका गया तो शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर जो कोरंगी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है और जिसमें कारखानों जो कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके नुमाइंदे को शामिल किया गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पुलिस है और दीगर इदारे उसमें शामिल हैं, जिनका काम ये होगा कि जहाँ भी इल्लीगल डंपिंग इस नदी में की जा रही है उसे फिलफौर रोका जाए। दफ़ा 144 नाफिज की गई है मलीर नदी के अतराफ़ में और ये अपील की गई है आवाम से भी और उन अनासिर से भी कि जो कि मलीर नदी को गंदा कर रहे हैं कि वो इस हरकत से फौरी बाज आएँ, ताकि जो शहरियों को, जो आबी हयात को, जो हमारे माहौल को इस गंदगी से नुकसान हो रहा है उससे बचा जाए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।